फरमाइएगा चेसी साहब कि सर अभी ये खबरें आ रही हैं कि अमरीकी बहरिया को आबनाए हुर्मुज़ में ये जो सुरंगें बिछाने का एक अमल है उसमें कहा गया है कि हर कश्ती को तबाह कर दें। इससे पहले जहाज़ पकड़े गए, फिर ईरान ने जहाज़ पकड़े। सर ये सूरत हाल मुज़ाकरात के बजाय आपको कहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है? ये तो माहौल अच्छा होने के बजाय मज़ीद ख़राब से ख़राब तर हो रहा है। बहुत शुक्रिया सना मिर्जा साहिबा, आपने इनवाइट किया। सही कह रही हैं आप। जो परफॉर्मेंस अमेरिका की जंग के दौरान होनी चाहिए थी वो मुझे जंग के बाद नजर आ रही है, सीज फायर के बाद नजर आ रही है। इतनी बड़ी नेवी है जिसके पास तकरीबन आपने डिस्ट्रॉयर 90 के करीब हैं, जब सबमरीन 70 हैं, उनके पास 11 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। तो ये सब एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सॉरी 11। तो ये इतनी बड़ी मिलिट्री माइट, 2,70,000 के करीब उनके लोग हैं। इतना माइट जो है वो जंग में इस्तेमाल होता नजर आना चाहिए था। वहां मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं हो सके। जब नहीं हो सके तो आपने देखा उन्होंने अपने जनरल्स को फायर करना शुरू कर दिया। जनरल्स को फायर पहली दफा नहीं किया गया। मैं आपको छोटी सी एक हिस्ट्री से कनेक्ट करना चाहूंगा और पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा 2002 में मैं नेशनल डिफेंस में वॉर कोर्स कर रहा था। हम अपनी वॉर गेमिंग कर रहे थे। अमेरिका में एक और वॉर गेमिंग हो रही थी और उसका नाम था मिलेनियम चैलेंज 2002। 24 साल पहले आज से। जी। अमेरिका में जो एक्सरसाइज हुई उसमें ब्लू फोर्स अमेरिका था और जो रेड फोर्स था उस वक्त ईरान से मिलेट किया गया था। पहले दिन एक जनरल पॉल रिपर जो थे वो थे रेड फोर्स के कमांडर, यानी वो ईरान के कमांडर सिमुलेट कर रहे थे। आप विजुलाइज करें कि आज से 24 साल पहले उन्होंने यही कश्तियां, यही माइंस बिछा के, यही स्वाम अटैक करके अमरीकी बहरिया को इतना नुकसान पहुंचाया कि पहले दिन उन्होंने 24 घंटे के अंदर एक एयरक्राफ्ट कैरियर सिमुलेटेड डुबोया और 16 उनके बहरी जहाज डुबो दिए। तो वॉर गेम को रोकना पड़ा अमेरिका की नेवी को बीफ अप करने के लिए और ईरानियन नेवी को डाउन प्ले करने के लिए। और जनरल पॉल रिपर ने प्रोटेस्ट किया था कि मेरी नेवी जीत रही थी। अब जरा मैं सिर्फ 24 साल पुरानी बातें आपसे कर रहा हूं और अमेरिकन का आपस में वॉर गेमिंग कर रहा हूं। और ये कोई सीक्रेट नहीं मैंने निकाल के लाया, ये उस वक्त का डाटा मौजूद है। नंबर 1, इनको सुन लेना चाहिए था कि जो रियलिटी है, एक परसेवरेंस एक और चीज होती है जो इन्होंने दिखाई है ईरानियों ने, कोई शक नहीं है। लेकिन जो एडवांटेजेस इनको अमेरिका के खिलाफ मौजूद थे, ज्योग्राफिक का एडवांटेज था, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एडवांटेज था, टेरेन का बहुत बड़ा एडवांटेज था, इनको अंडर एस्टिमेट किया गया। इसीलिए वो रिजल्ट नहीं आए। जब वो रिजल्ट नहीं आए तो फिर एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, आपको पॉपुलैरिटी कॉम्प्रोमाइज होती लगती है, फिर आपको लगता है एस्केलेशन करनी पड़ेगी। तो ये आई थिंक पोस्चरिंग की तरफ ज्यादातर बात जा रही है। मैं कल भी कुछ प्रोग्राम में कहा कि एयरक्राफ्ट को, शिप को पकड़ के आपने इंजन डैमेज किया फायर करके और उसकी वीडियो रिलीज कर दी। दिस इज एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। ये आप इस तरह तो ह्यूतीज भी कर सकते हैं, कोई भी छोटे से छोटा दहशतगर्द ग्रुप है जो इतने फिर रहे हैं समुद्रों में, वो कर सकता है। लेकिन अमेरिका को इस सिंबॉलिक से, ऑप्टिक से, डिल्यूजन से और एक परसेप्शन की जंग से बाहर निकलना पड़ेगा। मीनिंगफुल आई थिंक डायलॉग करने पड़ेंगे। ठीक है, ये पोस्टरिंग से आपको बार्गेनिंग चिप थोड़ी सी मिल जाती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल लॉन्ग टर्म में कोई कंट्रीब्यूट कर पा रही है। ये जो एक्शन आप कह रहे हैं, माइंस के लिए आपको पीस चाहिए होता है, बाय द माइंड स्वीपिंग के लिए। आप वॉर के दौरान माइंड स्वीपिंग नहीं कर सकते। आई थिंक ये सिर्फ उन्होंने सिंबॉलिक मैसेज दिया। जब तक आप अमन ना हो आप बोट्स ले जाएंगे कैसे? ये इटसेल्फ एक वॉर फाइटिंग थोड़ी होती है कि आप अगर जंग लड़ते हुए माइंड स्वीपिंग करेंगे। तो आई थिंक कॉन्ट्राडिक्टरी है सारा मिशन ये उनका। अच्छा सर, अभी अगर मैं पाकिस्तान की सूरत हाल पे बात करूं तो हम तो अभी भी भरपूर एफर्ट्स कर रहे हैं फील्ड मार्शल के नाम पर, प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम पर। आज भी चीन के सफ़ीर से गालिबन मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भी एक हद से ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। अब 2-3 दिन का डिले तो आया है फायरबंदी में, लेकिन अब ट्रंप साहब ने उसको भी क्लैरिफाई कर दिया है कि ये 3 या 5 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आपके ख्याल में कितना, आपको अपना एनालिसिस आपका कहता है कि कोई उम्मीद बंदी है कि इस वक्त भी हम अगले 2-3 दिन में होते हुए देख सकते हैं मुज़ाकरात? अब मैं तो अभी भी पॉजिटिव और होपफुल हूं, क्योंकि देखिए अब जंग खत्म हो, पॉज आई हुई है, कूलिंग पीरियड एक्सपायर हो चुका है। दैट मींस कूलिंग पीरियड वो होता है जब कॉन्फ्लिक्ट के फौरन बाद आप रियलाइज करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, एवेल्युएट करते हैं अपना दुश्मन का नुकसान, अपनी स्ट्रेंथ जो रह गई होती है उससे कम मैच करते हैं। ये सारा हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है कि जो अमेरिका की, जो जिसको मैंने कहा डिल्यूजन की वजह से, कि वो बिलीव करते हैं कि हम सुपर पावर अभी भी हैं, उसमें तो कोई शक नहीं वो है। लेकिन जब मेज पर आना होता है तो फिर आपने ऐसे मैयर्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने होते हैं। पहले दिन जब उन्होंने, ईरान ने अपनी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया था गुडविल जेस्चर के तौर पर, ईरान के मुकाबले में अमेरिका को भी कहना चाहिए था कि हम भी ब्लॉकेड हटा रहे हैं। हटाने का मतलब कोई गेट खोलना नहीं था, उन्होंने सिर्फ चेकिंग एंड बैलेंसिंग एंड स्क्रूटनी बंद कर देनी थी, जिस तरह वो कर रहे हैं। तो एक जेस्चर चला जाता। पहला एक्ट वो खिलाफ हुआ जंग के या सीज फायर के खिलाफ। दूसरा, उन्होंने जो बहरी जहाज पकड़ा, ऑब्वियसली जिसको मैं कह रहा हूं कि वो एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी है। अगर आप किसी को बहरी जहाज को इंटरसेप्ट करें, उसको गन चलाएं, उसमें फायरिंग करें, उसका इंजन डैमेज करें और कब्जा कर लें,
तो ये भी नेगेटिव जाता है। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ तभी जाया जा सकता है कि आप वॉर परफॉर्मेंस को कंपनसेट ना करें। वॉर परफॉर्मेंस अगर अमेरिका की उनके शायान शान नहीं रही उस नेवी की, मैं तो डे वन से कह रहा हूं उनकी नेवी बहुत डाइल्यूटेड है, टास्क ज्यादा दिए गए, ट्रूप वर्सेस टास्क रेशो नहीं थी इनकी मैचिंग, उनको टास्क बहुत ज्यादा दे दिए गए, ट्रूप्स कम थे। ट्रूप्स का मतलब मैन फोर्स की बात नहीं फिजिकली कर रहा, शिप्स, डिस्ट्रॉयर्स, ऑपरेटर्स, वेपन, सब कुछ बात कर रहा हूं। तो ट्रूप वर्सेस टास्क की जब रेशो कम होती है तो डाइल्यूट हो जाती है नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, सब कुछ ऐसा ही होता है। तो वो जब नहीं हो सका तो आप जंग के दौरान अगर आपकी परफॉर्मेंस कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है तो आप सीज फायर के दौरान उसको कंपनसेट या अपग्रेड नहीं कर सकते। असल तो काउंट वही होगा जो आपने जंग के दौरान किया है। अगर आपने पीस की तरफ आना है तो होल हार्टेड आना होता है। ये नहीं होता कि मैं पीस के अंदर माइलेज गेन कर लूं। ये अनफॉर्चुनेटली पीस के थ्रू माइलेज गेन की जा रही है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं अभी भी पॉजिटिव हूं कि इसका एडवांटेज होगा। सीज फायर दोबारा एक्सटेंड करने को शायद माना भी ना जाए और शायद कहा भी ना जाए दोनों तरफ से। अच्छा सर, वैसे जो भी इस वक्त सूरत हाल है, आपके ख्याल में इसमें इंटरनेशनली भी पूरी दुनिया बात यही कर रही है कि फील्ड मार्शल साहब का जो किरदार है वो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग रहा, और अमरीकी इंतज़ामिया तो यहाँ तक कह रही है, मतलब बड़ा सरप्राइजिंगली वहाँ पर कुछ थिंक टैंक्स वगैरह कह रहे हैं कि ये आगे चलकर फील्ड मार्शल साहब की जो पोजीशन है ये ट्रंप साहब के लिए मुश्किल भी हो सकती है। ऑब्वियसली इसमें कुछ क्रिटिसाइजिंग फैक्टर हैं, किसी को भी पाकिस्तान का जो एक रोशन चेहरा है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। आपके ख्याल में वैसे पाकिस्तान को आगे कैसे चलना चाहिए? अगर इन केस ये सूरत हाल सेटल डाउन नहीं भी होती है तो पाकिस्तान अपनी जो एक नया ताल्लुक अमेरिका से बना है उसको भी ख़राब नहीं करना चाहेगा। आपके ख्याल में कैसे हमें फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि वहाँ पर जो इंडियन लॉबी है वो भी बड़ी प्रोएक्टिवली काम करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ? बहुत बिल्कुल आपने ठीक ऑब्जर्व किया, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत चैलेंजिंग और जिसको कहते हैं ना टाइट रोप है। और हमने बड़ा जबरदस्त बैलेंस किया है। हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने, सीडीएफ ने बहुत बैलेंस इसलिए किया है कि एक तरफ हमने ईरान को फंड नहीं होने दिया, एक तरफ हमने मिडल ईस्ट के ममालिक जीसीसी के, स्पेशली सऊदी अरब, उनको इन्फोर्स कर लिया थ्रू आवर इन्फ्लुएंस ऑन देम कि आप हिट बैक ना करें ईरान को। एक तरफ अमेरिका को हमने कहा कि 2 दफा कहा कि सीज फायर करें, दोनों दफा मान ली गई। तो ये आपकी जो एडवांटेजेस होती है, लीवरेज होता है, डिप्लोमेटिक लीवरेज कह लें या गुडविल लीवरेज कह लें या ट्रस्ट होता है, उसकी भी तो एक लिमिट है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और काउंटर बहुत ज्यादा इस वक्त चल रहा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस वक्त लगा है कि उन्होंने साल में 2 दफा बस मिस कर दी और गलत बस पे बैठ गए। एक दफा मई 2025 में और दूसरी दफा 26 फरवरी को इसी साल जब वो तल अवीव पहुंच गए और जाके तल अवीव के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आपका जो पेन है वो हमारा पेन है। ये बहुत गलत उन्होंने किया, अपना अंडरमाइन किया अपने 78 साल की जो पीएलओ लिबरेशन पैलेस्टीनियन कॉज के खिलाफ थे। तो जाहिर है एक बहुत ज्यादा लॉबी, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि सारी लॉबी खिलाफ है, लेकिन बहुत बड़ा एलिमेंट इंडिया का है वहां पे जो एंटी पाकिस्तान एक्ट करता है। और एंटी पाकिस्तान वो नहीं चाहेंगे कि ये क्रेडिट किस तरह पाकिस्तान, एक तरफ शो स्टॉपर इजराइल है, दूसरी तरफ आपने देखा इंडिया है। तो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट तो है कि पाकिस्तान को किसी तरह ये क्रेडिट ना लेने दिया जाए। लेकिन आखिरी जुमला इसके ऊपर ये है सना साहब कि देखिए, हमें जो पोजीशन ऑफ वैल्यू या हमारी वर्थ होनी थी वो हो चुकी है। हमने एक एनेबल करना था एक प्लेटफॉर्म को, उसके ऊपर कन्वर्ज होंगे तो और ज्यादा वैल्यू ऐड हो जाएगी। लेकिन हमारी जो गेन्ड वैल्यू है उसको अब कोई नहीं ले सकता। हमने ट्रस्ट का जो डेफिसिट था, दुनिया के ब्रिजेस जो ट्राइवलरी थी मुल्कों के दरमियान, उसको ब्रिज करने की कोशिश की है। कन्वर्ज करना ही बहुत बड़ी बहादुरी है। एग्रीमेंट तो अगली स्टेज है, लेकिन हमने जो पोजीशन गेन कर ली है, जो माइलेज ले ली है, डिप्लोमेटिक प्रोएक्टिव करके अपनी जो पोजीशन स्ट्रेंथन की है, दुनिया के अंदर एक पीस लविंग मुल्क और एक रेलेवेंस गेन की है, उसको मेरा ख्याल है खुदा ना खासा मुज़ाकरात फेल भी होते हैं तो लीवरेज कोई नहीं ले सकता। अब दुनिया को पता लग गया कि हम ऐसी कौम है जो ना सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सकती है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।